मेरे बेटे की बारात घर आई तो मेरी आंखें भीग गईं, क्योंकि मेरी पत्नी, जिसे मैं बहुत प्रेम करता था, ये दिन देखने के लिए इस दुनिया में नहीं रही थी और उसकी कमी इस मौके पर मुझे अंदर तक खाली कर रही थी। अगर आज वो जिंदा होती तो अपने बेटे का सेहरा अपने हाथों से सजाती, अपनी बहू के लिए सारी रस्मों की तैयारी करती। मगर उसे इतनी जिंदगी नहीं मिली कि अपने बेटे की खुशियों को देख पाती, और बस यही दुख मुझे खाए जा रहा था। मैं चुपके से अपनी आंखों से आंसू साफ कर उन सभी रस्मों को अदा करने के लिए आगे बढ़ा, जो आज अगर मेरी पत्नी जिंदा होती तो वो करना चाहती। संतोष जी, अगर मैं नहीं रहूंगी तो फिर मेरी तरफ से सब कुछ आपको ही करना है। उसकी आखिरी इच्छा का मान रखते हुए मैंने कुलदीप की शादी बहुत धूमधाम से की। मैंने अपने रिटायरमेंट का जमा किया हुआ एक एक पैसा उसके सपनों को पूरा करने में लगा दिया। मेरे लिए दौलत कभी भी मायने नहीं रखती थी। मेरा बेटा ही तो मेरा एकमात्र सहारा था। मैंने उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए दिन रात एक कर दिए थे। उसके सपनों को अपने सपनों की तरह ही संभाल कर रखा। मैं सोचता था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो कुलदीप मेरा सहारा बनेगा। लेकिन जिंदगी कभी भी वैसी नहीं होती जैसा कि हम लोग सोच लेते हैं। बारात के स्वागत के वक्त पूरा गांव हमारे दरवाजे पर जमा था। जब मेरा बेटा कुलदीप अपनी दुल्हन के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। बार बार लग रहा था कि मैं कहीं किसी रस्म में कोई गड़बड़ ना कर दूं। मैं तुरंत ही आगे बढ़कर अपने बेटे को गले से लगाया और दुल्हन के सर पर आशीर्वाद देते हुए हाथ रखा। कुलदीप की दुल्हन शिवांगी बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो अंदर दाखिल हुई और जैसे ही कुलदीप ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने एकदम से जोर से हाथ झटक दिया और फिर बिना किसी को साथ लिए वो खुद ही दनदनाती हुई अंदर चली गई। घर पर आए हुए मेहमान ये सब देखकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैं भी हैरत में था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नए जमाने की लड़की है, चलो कोई बात नहीं, और दिल ही दिल में प्रार्थना की कि भगवान मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। वो सीधा जाकर हॉल में खड़ी हो गई। मैंने फिर कुलदीप से कहा कि तुम दुल्हन को लेकर कमरे में जाओ, बाकी की रस्में हम लोग बाद में आराम से कर लेंगे। मेहमानों का आना जाना अभी भी जारी था। सभी तरफ खूब हंसी मजाक हो रहा था। औरतें खाने पीने के इंतजाम में व्यस्त थीं। फिर खाना खाने के बाद मैंने बाकी की रस्में करने का सोचा और अपनी बहन से कहा कि वो जाकर दुल्हन को बुला ले। वो जैसे ही दुल्हन के कमरे में और औरतों के साथ गई तो दुल्हन अपना लहंगा बदलने के बाद मजे से बेड पर पैर फैलाकर लेटी हुई थी। उसे ना तो कोई शर्म थी और ना ही कोई छोटे बड़े का लिहाज। इतने में मैं भी वहां दाखिल हुआ तो ये देखकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या कहूं। लेकिन तब तक दुल्हन ने कहा कि ये सारी बेकार की वाहियात किस्म की रस्में हैं, जिनमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे अब आराम करना है, इसलिए कमरे में कोई भीड़ भाड़ मत करो और मेरे पति कुलदीप को अंदर भेज दो। ये सुनते ही मेरी बहन ने बड़ी तीखी नजरों से मेरी तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि मैं तो सिर्फ आपके कहने पर ही ये रस्म करने के लिए चली आई थी, वरना अपनी बेइज्जती करवाने का मुझे कोई शौक नहीं था। मैं शर्मिंदा सा सिर झुकाए माफी भरे अंदाज में बाहर निकल आया और चुपके से अपने कमरे में आ गया और दीवार पर लगी अपनी स्वर्गीय पत्नी की तस्वीर को बेबसी से देखने लगा। इसी दौरान मेरी बहन मेरे पास आई। उसके चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कुराहट थी। भला ये मुस्कुराहट कैसे न होती। दरअसल वो कुलदीप की शादी अपनी सहेली की बेटी से करवाना चाहती थी, मगर मैंने उसके जिद करने के बावजूद भी कुलदीप की पसंद शिवांगी को ही स्वीकार कर लिया था, जिस बात पर मेरी बहन मुझसे नाराज भी हो गई थी। अब तो उसे मौका मिल गया था, तो कहने लगी कि भैया, दुल्हन तो बड़ी ही खूबसूरत है, मगर लगता है कि आपने जल्दबाजी में फैसला कर लिया है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि भगवान सब ठीक करेगा, वक्त के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो अभी कुर्सी पर ठीक से बैठ भी नहीं पाई थी कि कुछ ही देर के बाद अचानक से बहू के कमरे से ऊंची ऊंची आवाजें आने लगीं। शुरू शुरू में तो मुझे लगा कि शायद कोई मामूली सी बात होगी, मगर फिर धीरे धीरे आवाजें बहुत बढ़ती चली गईं। मेरी बहन ने कहा कि भैया, लगता है दूल्हा दुल्हन में झगड़ा हो गया है। ये सुनते ही मेरे कदम खुद ब खुद बाहर की तरफ दौड़े, मगर मैं घर में आए हुए बाकी रिश्तेदारों को देखकर बहुत परेशान हो गया
कि ये सब देखकर लोग क्या सोचेंगे। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। ये शादी का पहला दिन था और कमरे से बहू की तेज आवाजें आ रही थीं। मैं मन ही मन गिड़गिड़ाने लगा कि हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अभी तो ये रिश्ता जुड़ा ही है। दरवाजे के पास मेरी बहन खड़ी थी। उसके चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट एक बार फिर लौट आई थी। वही मुस्कुराहट जो किसी के दुख पर खुशी मनाने वालों के चेहरे पर होती है। उसने धीरे से कहा कि देखा भैया, कैसी कैंची की तरह जुबान चलती है आपकी नई नवेली बहू की। उसके ऐसा कहने पर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो, पर मैंने उसके जवाब में कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला और कुलदीप बाहर आया। उसका चेहरा लाल था और आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। मैंने घबराकर पूछा कि क्या हुआ बेटा? तो उसने ध्यान से मेरी तरफ देखकर कहा कि कुछ नहीं पापा, बस छोटी सी बात थी। लेकिन इस छोटी सी बात के पीछे जो दरार थी वो मैं साफ महसूस कर सकता था। ये सब देखकर मेरे दिल में एक अनजानी सी घबराहट उतरने लगी। मेहमान अब धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे और मेरी बहन के चेहरे पर जीत भरी मुस्कुराहट साफ दिख रही थी। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप वहां से हट गया। रात गहरी हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में आया, लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। मगर नींद भला कहाँ थी। मेरे दिमाग में अपनी पत्नी की आवाज गूंज रही थी कि हमारा बेटा बहुत नासमझ है संतोष जी, इसका हमेशा ख्याल रखना। मैंने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा कि मैंने तो सारी जिंदगी इसी का ख्याल रखा है, लेकिन क्या वो मेरा ख्याल रखेगा? बाहर बाकी रिश्तेदारों की बातचीत अभी भी सुनाई दे रही थी। मैंने दीवार पर लटकी अपनी पत्नी की तस्वीर को देखा। उसकी मुस्कुराहट मुझे फीकी लगी, जैसे वो सब कुछ जानती हो। मैंने धीरे से कहा कि तुमने जो सपना देखा था मैंने तो वो पूरा कर दिया, मगर मुझे डर है कि कहीं ये सपना एक बहुत बड़ी मुसीबत ना बन जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा कि सब ठीक हो और फिर थक कर अपनी आंखें बंद कर लीं। बहू को घर में आए हुए अभी कुछ हफ्ते ही गुजरे थे, लेकिन ऐसा लगने लगा था जैसे कि मैं पहले से भी ज्यादा अकेला हो गया हूँ। एक छत के नीचे हम 3 लोग रहते थे, मैं, मेरा बेटा और बहू। लेकिन ऐसा लगता था जैसे मेरा ही संपर्क उनसे कट गया हो, या फिर उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी में एक गैर जरूरी सामान की तरह किसी स्टोर में रखकर बिल्कुल भुला दिया हो। अब मुझे हर पल बस ऐसा ही महसूस होता रहता। सुबह का नाश्ता मैं अपने लिए खुद ही बनाकर अकेले बैठकर खा लेता। बेटा सुबह चला जाता और शाम को आता, जबकि बहू दिन भर अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती और शाम को वो दोनों खाना खाने के लिए बाहर निकल जाते। मैं खामोशी से ये सब देखता रहता, लेकिन उन्हें कभी नहीं टोका, क्योंकि ये उनकी नई नई शादी की बात थी। मैंने सोचा कि बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। मैं अंदर ही अंदर खुद को तसल्ली देता रहता। कभी कभी मैं अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने बैठकर कहता कि देखो, तुम्हारा कुलदीप कितना बदल गया है। तुमने कहा था कि बहू के आने से घर में रौनक आ जाएगी, मगर देखो, मैं तो हर वक्त खाली दीवारों से ही बातें करता रहता हूँ। एक दिन सुबह का वक्त था। मैं अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। यही वो कमरा था जहां मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल गुजारे थे। ये वो जगह थी जहां मैं अपनी पत्नी को शादी के बाद लेकर आया था, जहां हमारी हंसी की आवाज गूंजी थी, बच्चे की पहली किलकारी सुनाई दी थी और मोहब्बत की वो खुशबू फैली थी जो आज भी उन दीवारों से महसूस होती थी। मेरी नजर कभी अलमारी पर पड़ती जहां मेरी पत्नी के कपड़े अभी भी तय करके रखे थे, कभी खिड़की के उस पर्दे पर जिसे उसने अपने हाथों से सिलकर वहां लगाया था। मैंने सोचा ये कमरा सिर्फ 4 दीवारी नहीं है, बल्कि ये मेरी उम्र का वो हिस्सा है जिसमें मैंने जीना सीखा और आज मोहब्बत की उन्हीं यादों के सहारे जी रहा हूँ। तभी दरवाजे पर आहट हुई तो मैं चौंक कर देखने लगा। वहां कुलदीप खड़ा था। उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदले हुए लग रहे थे। आओ बेटा, बैठो, आज सुबह सुबह आ गए, सब ठीक तो है ना? उसने नजर चुराकर कहा। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैंने किताब बंद करके एक तरफ रखी। हाँ, बोलो बेटा, क्या बात है? कुलदीप एक पल के लिए सोच में पड़ गया, जैसे वो कहीं खो गया हो। फिर बोला, पापा, पहले दिन से ही शिवांगी उस कमरे में कंफर्टेबल नहीं है। बारात वाले दिन भी इसी बात पर लड़ाई हुई थी।
दरअसल शिवांगी चाहती है कि ये कमरा हम अपने लिए रख लें। ये सुनते ही मेरे हाथ खुद ब खुद कांपने लगे। क्या मतलब बेटा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। मतलब कि आपके इस कमरे में हम लोग शिफ्ट हो जाएं और आप नीचे वाले कमरे में चले जाइए। वहां हवा भी ज्यादा आती है, आपको आराम भी वहां ज्यादा मिलेगा। उसकी बात पूरी होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। ये कमरा ही तो मेरा आखिरी सहारा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन बेटा, ये कमरा तुम्हारी माँ के साथ गुजरे वक्त की याद है, जो मेरे लिए बहुत खास है। जब वो इस दुनिया से गई थी, मैंने सोचा था कि कम से कम मैं यहाँ उसकी यादों से बातें कर सकूंगा। कुलदीप एकदम से बेसब्र होकर बोला, पापा, ये सिर्फ एक कमरा है जिसकी दीवारें हैं और छत है। यादें दिल में होती हैं, किसी जगह में नहीं। मेरी आंखों के किनारे नम हो गए। बेटा, तुम ये सब नहीं समझोगे। कुछ जगह इंसान के दिल के टुकड़े जैसी होती हैं। ये कमरा मेरी जिंदगी की आखिरी निशानी है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कुलदीप के चेहरे पर नाराजगी दिखने लगी। देखिए पापा, आप माँ की यादें किसी भी कमरे में याद कर सकते हैं। आपको किसी ने मना तो नहीं किया है ना? मगर ये कमरा अब से हमारा ही होगा। शिवांगी को उस कमरे में सुकून नहीं मिलता। उसका कहना है कि आपके दोस्त आते जाते हैं, उसे प्राइवेसी नहीं मिलती। इसलिए आप नीचे चले जाइए तो हम सबके लिए भी आसानी हो जाएगी। मैंने कहा, तो बेटा, तुम ही नीचे वाले कमरे में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? इस बात पर कुलदीप ने तेज अंदाज में कहा, पापा, हर बात पर जिद करना अच्छी बात नहीं होती। मैं शिवांगी को मना नहीं कर सकता। मैंने पहली बार उसकी आंखों में बगावत देखी। इसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये वही बच्चा था जो कभी रात को मेरे बिना सोता भी नहीं था, और आज मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे मेरे ही कमरे से बेदखल करने की बात कर रहा था। मुझे उस पर बहुत तेज गुस्सा आया। नहीं कुलदीप, मैं ये कमरा नहीं छोड़ सकता। तुम अपनी पत्नी को समझाओ। कुलदीप के सब्र का पैमाना भी भर गया था। उसने तुरंत मेरा बाजू जोर से पकड़ लिया। पापा, देखिए, जिद मत करिए। उसकी हरकत को मैं हैरत से देखता रह गया। मेरी आंखों के सामने मेरा अपना बेटा मेरा बाजू सख्ती से पकड़कर खड़ा था। उसके हाथों की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। मैंने धीमी मगर टूटी हुई आवाज में कहा, कुलदीप, तुम अपने बाप को धमका रहे हो। मैंने अपने बाजू को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की और लड़खड़ाकर दरवाजे को पकड़ लिया। मैं दिल ही दिल में कह रहा था, रागिनी, तुम देख रही हो ना, हमारे कुलदीप ने आज मुझे तुम्हारा कमरा छीन लिया है। मैं अपने कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा था और कुलदीप उस छोटे से कमरे में जो नीचे बना था, मेरा सामान शिफ्ट कर रहा था। मैं उस कमरे में आया जो कभी स्टोर रूम था, जहां पर एक पुराना पलंग रखा था और एक बल्ब टिमटिमा रहा था। मैंने बैठते ही अपना सिर दीवार से लगा दिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल जैसे कह रहा था कि यही वो वक्त है जब इंसान का अपना घर उसके लिए पराया हो जाता है। रात हुई तो पूरे घर में खामोशी पसरी थी। ऊपर के कमरे से कभी कभी कुलदीप और उसकी पत्नी की बातों की आवाजें आती और मुझे लगता जैसे वो आवाजें मेरे सीने पर गड़ रही हैं। मैंने आंखें बंद कर ली, मगर यादों के पन्ने खुलते चले गए। रागिनी की हंसी, कुलदीप का बचपन, उसकी पहली जिद, पहली बार उसका स्कूल जाना, और अब वही बच्चा मुझे मेरे ही कमरे से निकाल चुका था। मैंने धीमे से कहा, हे भगवान, मैंने इस बच्चे के लिए अपनी जिंदगी के सारे सपने कुर्बान कर दिए, और तुम देख रहे हो ना कि उसने मेरे प्यार का ये सिला दिया। आंसू लगातार गालों पर बह रहे थे और मेरा दिल खामोशी में चिल्ला रहा था। उस छोटे अंधेरे कमरे में मेरा दम घुटने लगा था। मैं उस रात देर तक जागता रहा और रोता रहा। मैंने सोचा, क्या यही वो सहारा था जिसके लिए मैंने जिंदगी भर मेहनत की? एक बाप के दिल में बहुत गुंजाइश होती है। मैं अपने कमरे का दुख धीरे धीरे भूलने लगा। दिल में जो थोड़ी सी रंजिश बहू और बेटे की तरफ से आई थी, वो भी मिटने लगी और मैं थोड़ा थोड़ा निश्चिंत होने लगा कि तभी अचानक से मेरे एक बचपन के दोस्त की कॉल आई। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। मुझे लगा जैसे खुशियां मेरी जिंदगी में फिर से लौट रही हैं। मैं तुरंत बाजार गया और खाने पीने की चीजें लाकर किचन में रख दी। कुछ ही देर के बाद मेरा दोस्त आ गया। मैं उसे लेकर अपने कमरे में गया और उसके साथ ढेर सारी बातें की। ऐसा लगा जैसे मेरे वही पुराने दिन लौट आए हों। सच कहूं तो बेटे की शादी के बाद मैं आज इतना खुश था
मैं जल्दी से अपनी बहू के कमरे में गया और कहा कि बेटी जरा चाय बना दो, मेरा बचपन का दोस्त आया है। तो वो झल्लाकर कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाइए और खुद ही बना लीजिए। मैं तो उसकी ये बात सुनकर दंग रह गया। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। फिर मैं चुपचाप किचन की तरफ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चाय का बर्तन निकाला, पानी रखा और उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। मेरे दिल में एक बात पक्की थी कि अपने दोस्त के सामने मैं अपने घर की इज्जत को दागदार नहीं होने दूंगा। मैंने चाय बनाई, कप में डाली और एक झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर वापस कमरे में आ गया। मैंने चाय उसके सामने रखी। जब मेरा दोस्त चला गया तो मैं इस अफसोस से अभी निकल भी नहीं पाया था कि तभी कुलदीप आकर बोला, पापा आपसे एक बात कहूं? मैंने पलटकर उसे देखा तो वो दरवाजे के पास ही खड़ा था। आइंदा से अपने फालतू दोस्तों को घर के अंदर मत लाया करिए। अगर आपको बहुत ही शौक है तो उनसे बाहर जाकर मिल लिया करिए। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। एक पल के लिए मैं कुछ भी बोल नहीं सका। मेरे सामने मेरा अपना बेटा खड़ा था जो आज मुझसे कह रहा था कि मेरे दोस्त यहाँ ना आए। मेरी आंखें उसके चेहरे पर जमी रहीं। दिल में तूफान उठा मगर जुबान बंद रही। मैंने धीमी आवाज में कहा, बेटा वो मेरा पुराना दोस्त है जिसने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद यही दोस्त तो मेरे दिल का सहारा बने हैं। कुलदीप ने कंधे उचकाकर कहा, पापा रोज रोज लोगों का आना जाना अच्छा नहीं लगता, आपको खुद ही समझना चाहिए। उसके शब्द मेरे सीने पर जख्म बनकर गिरे। मैंने धीरे से कहा कि ये मेरा घर है बेटा, मैं यहाँ जिसे चाहूं बुला सकता हूँ। वो मुझे अजीब नजरों से देखता हुआ वहां से चला गया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे और भी याद दिलाऊं कि इस घर की एक एक ईंट मेरी मेहनत की गवाह है। इस घर का एक एक कोना मेरी पत्नी के हाथों से बसाया गया है, मगर मैं कुछ भी नहीं कह सका। मैं काफी देर तक वहीं बरामदे में बैठा रहा जहां कुछ पलों पहले मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था। मैंने उन खाली कपों को देखा, फिर उन्हें उठाकर किचन में रख दिया। फिर मैं उठकर अपने कमरे में आया, दरवाजा बंद कर लिया और अपनी पत्नी की तस्वीर को देखने लगा। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी जो मेरे दिल के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय अब बहुत चुभने लगी थी। मैंने धीरे से कहा, देखो रागिनी, हमारा बेटा कितना बदल गया है। अब उसे मेरे दोस्त भी अच्छे नहीं लगते हैं। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। एक बाप का दुख शायद शब्दों में बयां नहीं हो सकता। ये बहुत ही मुश्किल होता है। देर रात तक मैं जागता रहा और सोचता रहा कि मैं जिंदगी के किसी दौराहे पर आकर खड़ा हो गया हूँ। ये कैसी परीक्षा है जो ना तो खत्म होने का नाम ले रही है और ना ही मेरी जान जा रही है। मैंने लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। मेरे कानों में अभी भी कुलदीप की आवाज गूंज रही थी कि अपने फालतू दोस्तों को यहाँ मत बुलाया करिए। मैंने आंखें बंद की और खुद से ही बोला, बेटा जब तुम इस उम्र में आओगे तब समझोगे कि दोस्त फालतू नहीं होते हैं। फालतू तो वो पल होते हैं जब एक औलाद अपने पिता के दिल के जज्बातों को कम समझने लगती है। वक्त का पहिया जैसे धीरे धीरे अपनी धुन पर चलता रहा। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। मैंने जिंदगी के कई तरह के रंग देखे, मगर इस बुढ़ापे में अकेलेपन का स्वाद सबसे ज्यादा कड़वा लगा। कुलदीप की शादी को 3 साल होने को आ गए थे। भगवान ने उसे 2 प्यारे बच्चे दिए थे, एक बेटा और एक बेटी। जब पहली बार मैंने उन दोनों को अपनी गोद में लिया था तो मेरे अंदर जैसे एक नई जिंदगी ने सांस ली। मुझे लगा शायद अब मेरा कुलदीप बदल जाएगा, क्योंकि वो खुद एक बाप बन चुका है। ये वही बेटा है जो कभी अपनी माँ के जाने के बाद मेरे कंधे से लगकर रोता रहता था। शायद अब वो खुद पिता बनकर मुझे समझने लगे। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने पोते और पोती के बचपन के हर एक पल को अपने दिल में कैद कर लूं। मैं उनके लिए खिलौने लेकर आता, कभी छोटे कपड़े तो कभी मिठाइयाँ। जब वो दोनों मेरे कमरे में आते तो मेरे कमरे का सूनापन जैसे बाहर में बदल जाता। उनका हंसना, तोतला कर बोलना मेरे दिल की गहराइयों में उतर कर वो खुशबू जगा देता जो बरसों पहले रागिनी की मुस्कुराहट से आई थी। मैं अक्सर उनसे कहता कि मेरे बच्चों, तुम्हारी दादी अगर आज जिंदा होती तो वो तुम्हें खूब प्यार करती। वो हंसते और मैं उनकी हंसी में अपनी खुशियों को ढूंढ लेता।
शुरू शुरू में कुलदीप कभी कभार मेरे कमरे में आ जाया करता था, मेरा हालचाल पूछ लेता था और फिर जल्दी से चला जाता था। मैं उसकी व्यस्तता को समझने की कोशिश करता और सोचता कि नई जिम्मेदारियां हैं, पत्नी और बच्चों का ध्यान भी रखना पड़ता है। मैं खुद को तसल्ली देता कि ये सब शायद उसकी आदत है, मगर धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि वो व्यस्त नहीं है, बल्कि वो मुझसे दूरी बढ़ा रहा है। अब तो ऐसा लगता था जैसे मैं उसके लिए इस घर का हिस्सा ही नहीं रहा। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी मैं किसी अजनबी की तरह बर्ताव सह रहा था। कभी सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकलता तो मैं दरवाजे पर बैठा होता। वो पास से गुजर जाता, मगर नजरें उसकी कहीं और ही होती। कभी कभार मुझे खुद ही उसका हालचाल लेना पड़ता। तब वो बस औपचारिकता से भरा जवाब देता और तेजी से आगे बढ़ जाता। मेरे दिल में चुभन होती, मगर मैंने कभी शिकायत जुबान पर नहीं लाई। मैं उस तरह का पिता था जो शिकायत नहीं करता, बस दिल के बोझ को सीने में छुपा लेता है। मैंने अपनी जिंदगी में अपने पिता से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, मगर अब वो जमाना बदल चुका था। मैं देखता था कि कुलदीप अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी वक्त गुजारता, पत्नी के साथ भी खूब हंसता, मगर जब मेरी तरफ नजर पड़ती तो चेहरे पर एक गंभीरता आ जाती, जैसे कि मैं उसकी खुशियों के नजारे में फिट नहीं बैठता हूँ। कई बार मैंने चाहा कि मैं खुद उसके पास जाकर बैठूं, उसके सर पर हाथ रखूं, उससे बातचीत करूं, मगर वो हमेशा जल्दबाजी में होता। एक दिन मैंने बड़ी हसरत से उसे देखकर कहा, बेटा, कुछ देर मेरे पास भी बैठ जाया करो, जिंदगी के काम तो कभी खत्म ही नहीं होते हैं। उसने फोन से नजर हटाए बिना ही कहा, पापा, मैं थोड़ी देर में अभी आता हूँ। फिर वो चला गया और मैं देर तक दरवाजे की तरफ देखता रहा। उसके इस तरह के व्यवहार ने मेरी सेहत पर बहुत बुरा असर डाला। फिर वो वक्त आया जब मेरी सेहत और ज्यादा कमजोर होने लगी। बुढ़ापा तो खुद एक बीमारी होता है, मगर जब दिल टूटा हो तो शरीर हाल चाल कभी भी नहीं पूछता। एक दिन बुखार इतना बढ़ गया कि मैं खुद चलकर दवा भी नहीं ले सका। सोचा कुलदीप को आवाज लगा दूं, मगर जुबान जैसे बेजान सी हो गई थी। अगले दिन मैं गिरते पड़ते खुद ही डॉक्टर के पास गया, लेकिन कुलदीप ने घर आकर भी मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा, तो मैं बहुत ज्यादा उदास हो गया। कुछ दिनों के बाद मैंने महसूस किया कि बच्चे मेरे कमरे में अब कम आने लगे हैं। पहले वो रोज सुबह दौड़ते हुए मेरे पास आते थे और मेरा हाथ पकड़ लेते थे। कभी वो मेरी छड़ी उठाकर इधर उधर रख देते थे, तो कभी मेरे चश्मे को छुपा देते थे। मैं उनकी शरारतों में जीने का बहाना ढूंढ लेता था, मगर अब वो नजर ही नहीं आते थे। एक दिन मैंने बहू से पूछा, बेटी, बच्चे आजकल मेरे पास नहीं आते हैं, सब ठीक तो है ना? वो कहने लगी, पापा, आप बीमार रहते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि बच्चों को ज्यादा आपके करीब नहीं आने दिया जाए, कहीं उनको भी कोई वायरस ना लग जाए। मैंने उसकी इस बात पर कुछ भी नहीं कहा, मगर दिल में जैसे दर्द की एक गहरी लहर उठी। मन तो किया कि उसे दो चार बातें सुना दूं, मगर उसकी जुबान लड़ाने की आदत तो मैं पहले से ही देख चुका था। बस यही सब सोचकर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। शाम को कुलदीप आया तो मैंने शिकायत की, बेटा, थोड़ी देर बच्चों को मेरे पास भेज दिया करो, मेरा दिल बहल जाता है। तो वो बड़ी ही बेपरवाही से बोला, बच्चे छोटे हैं और मैं नहीं चाहता कि वो भी बीमार पड़ जाएं। मैंने भरे दिल से कहा कि बेटा, भगवान न करे, लेकिन मुझे ऐसी कोई भी खतरनाक बीमारी नहीं है, बस जरा सी कमजोरी है। लेकिन उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और फोन कान से लगाकर कमरे से बाहर चला गया। मैं देर तक दरवाजे की तरफ देखता रहा, वो दरवाजा जिससे कभी दो नन्हे वजूद भागते हुए आते थे और मेरे गले से लग जाते थे। लेकिन अब एक ही छत के नीचे रहते हुए मैं उनके चेहरों को भी देखने के लिए तरसने लगा था। दिन गुजरते गए, बीमारी बढ़ती गई। अब मैं ज्यादातर वक्त बिस्तर पर ही गुजारने लगा था। घर का नौकर मेरे कमरे में आता, वही मेरा खाना भी रख देता और मुझे दवा भी पकड़ा जाता। लेकिन अपने बेटे और पोता पोती के कदमों की आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। जिस बेटे के लिए सारी जिंदगी मैंने कमाई की, जिसके सपने पूरे किए, वो आज मेरे कमरे की दहलीज तक ना तो खुद आता था और ना ही अपने बच्चों को आने देता था। मैं इस बात पर बहुत ही तड़पता रहता। एक रात बुखार इतना तेज चढ़ा कि मेरा सांस लेना ही मुश्किल हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से दरवाजे की तरफ देखा।
शायद वहां से कुलदीप आ जाए, मगर मेरी आंखें तरसती रहीं और आंसू बहने लगे। मैंने दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो, उसे ये एहसास दो कि बूढ़े माँ बाप का आशीर्वाद वो खजाना है जो दुनिया की दौलत से भी ज्यादा कीमती है। कुछ पल के बाद मुझे लगा कि जैसे कहीं दूर से बच्चों की हंसने की आवाज आ रही हो, मगर ये सिर्फ मेरी गलतफहमी थी। पर वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी, जिसकी मुश्किल मैं हर पल महसूस कर रहा था। उस रात मैंने समझा कि इंसान के लिए सबसे बड़ी तन्हाई वो नहीं जो कमरे में होती है, बल्कि वो है जो अपने ही घर में अपने रिश्तों के बीच में महसूस होती है। और इससे ज्यादा खतरनाक चीज और कोई नहीं होती। जिंदगी जैसे मेरे लिए उल्टे कदमों से चलने लगी थी। उस घर में मेरा वक्त बदल गया था, मगर मेरा मुकाम बदलने की रफ्तार उससे भी ज्यादा तेज थी। मुझे रह रह कर अपने रिटायरमेंट पर भी गुस्सा आता था। कहाँ तो मैं हर वक्त बच्चों की हंसी मजाक से घिरा रहता था। मैं जिस स्कूल में टीचर था, वहाँ हर कोई मेरी तारीफ करता था। बच्चे भी मुझसे बहुत प्रभावित थे। वो मेरी दी हुई नसीहतों को हमेशा याद रखते थे, जिस पर मुझे बहुत गर्व भी होता था। लेकिन अफसोस, मैं एक अच्छा टीचर तो बन गया, लेकिन एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। जो नसीहतें मैंने अपने स्टूडेंट्स को दी, वो मैं अपने खुद के बेटे में नहीं डाल सका। अब इस दुख भरी जिंदगी में मुझे बस इतना ही सुकून था कि मेरी पेंशन बंधी हुई थी। मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते थे। लेकिन इस बार मेरी पेंशन काफी लेट हो गई और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी दवाई खरीद सकूं। इस उम्र में सच कहूं तो एक वक्त का खाना ना मिले तो गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर आपने वक्त पर दवा न ली तो बीमारी बढ़ने का खतरा पहले से भी ज्यादा हो जाता है। उस दिन दवा खत्म होने पर मैं बैठा सोच रहा था कि कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है। उसकी फीस के पैसे भी मेरे पास नहीं हैं। पिछले हफ्ते उसने कहा था, संतोष जी, दवा आपको वक्त पर लेनी होगी, वरना कमजोरी और ज्यादा बढ़ जाएगी। आप बताओ, मैं क्या खाक दवा वक्त पर लेता? यहाँ तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि मैं बाजार से दवा ले आता। मैंने अपनी जेब टटोली तो वहां सिर्फ कुछ सिक्के निकले। मेरे पैसे तो कब के खत्म हो चुके थे। दिल में सोचा कि कुलदीप से कहता हूँ तो शायद वो मुझे कुछ पैसे दे देगा। आखिर मेरा बेटा है, मेरे लिए इसमें क्या मुश्किल है। मैं धीरे धीरे चलता हुआ किचन की तरफ आया, जहां बहू खाना बना रही थी। मैंने नरमी से कहा, बेटा, कुलदीप कहाँ है? मुझे दवा के लिए पैसे चाहिए, कल डॉक्टर के पास जाना है। वो पलटी, उसके चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। पैसे? उसने तेवर चढ़ाते हुए कहा, आपको हर वक्त कुछ न कुछ चाहिए ही होता है। अगर आपने अपनी जवानी में कुछ बचाकर रखा होता तो आज इस तरह अपने बेटे के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। ये सुनकर ही मेरे पैर लड़खड़ा गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने बड़ा सा पत्थर उठाकर मेरे सिर पर मार दिया हो। मैंने धीरे से कहा, बेटा, मैंने अपनी जवानी में बचाकर रखा था, मगर सब कुछ तुम्हारे पति पर ही लगा दिया। उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी, सब कुछ उसी के लिए तो किया है। वो तुरंत हाथ नचाकर बोली, बस अब हम पर अपना एहसान जताने लगे हो। ये सुनकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैंने कहा, ये तुम किस तरह से बातें कर रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। जब से मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ, तुम्हें कोई ना कोई दिक्कत बनी ही रहती है। एक ही तो बेटा है तुम्हारा, वो तुम्हारे लिए क्या क्या करेगा। उसके अपने भी बच्चे हैं, 1000 घर के खर्चे भी हैं। तुम्हें तो किसी बात की फिक्र ही नहीं है। उसकी ऐसी कड़वी तीखी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत भारी हो गया। मैं और भी कुछ कहना चाहता था, मगर मेरी जुबान साथ छोड़ गई। भला मैं लेकिन कहता भी तो क्या, क्योंकि मेरी बहू बहुत तेज थी। वो मेरी 2 बातों की 4 बातें बनाकर कुलदीप को बताती, जिसमें ढेर सारा मिर्च मसाला भी लगा होता। फिर कुलदीप मुझसे ही उल्टा लड़ने लग जाता और मैं इस बीमारी में अब कोई भी लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता था। मुझसे और ज्यादा देर तक वहां खड़ा नहीं रहा गया और मैं धीरे से वापस अपने कमरे में आ गया। मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। आखिरकार मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत ही मुश्किल फैसला किया। मेरे पास रागिनी की एक सोने की अंगूठी निशानी के तौर पर रखी हुई थी। मैंने वही अंगूठी उठाकर बेच डाली और उससे जो पैसे मिले उनसे अपनी दवाई लेकर आ गया। मगर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। दिन गुजरते गए और फिर दिवाली का दिन आया।
पूरे घर में चहल पहल मची थी। कुलदीप और मेरी बहू ने खूब शॉपिंग की। यहाँ तक कि कुलदीप ने अपने सास ससुर के लिए भी दिवाली के लिए खूब अच्छे अच्छे कपड़े लिए थे, जिन्हें अपने हाथों से पैक भी किया। मैं इंतजार करता रहा कि शायद वो अभी मेरे कमरे में भी आएगा और मुझे भी कोई नया कपड़ा देगा, मगर वो शिवांगी को लेकर अपने ससुराल चला गया ताकि सास ससुर को वो उपहार दे सके। लेकिन उसे अपने बाप का ख्याल तक नहीं आया कि इस दिवाली पर कुछ तो अधिकार मेरा भी बनता है। खैर, अगले दिन दिवाली थी। मैंने अलमारी खोली और अपना एक पुराना कुर्ता पैजामा निकाला जो हल्का पीला पड़ चुका था। उसके धागे भी निकल रहे थे। मैंने उस कपड़े पर हाथ फेरा और धोबी को कपड़े प्रेस करने को दिए तो वो नाक चढ़ाकर बोला, अंकल जी, ये तो बहुत ही पुराना कुर्ता पैजामा है। क्या आपके पास कोई नया नहीं है? आज तो दिवाली का दिन है। ये सुनते ही मेरी आंखों में नमी आ गई, लेकिन मैं मुस्कुराकर बोला कि मेरा यही कुर्ता पैजामा नया है, तुम बस इसे अच्छे से प्रेस करके ले आओ। मैं शाम को पूजा के समय यही पहन लूंगा। वो मुझे हैरत से देखने लगा और फिर सिर झुकाकर मेरे कपड़े प्रेस करने के लिए चला गया। जब मैं वापस घर लौटा तो बहू के मायके से उसके रिश्तेदार आ चुके थे, जिनके लिए उसने तरह तरह के पकवान बनाए हुए थे। बेहतरीन खाने की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। मेरा बेटा उनके साथ खूब खुश होकर गप्पे मारने में व्यस्त था। उसने उनके साथ बैठकर खाना भी खाया, जबकि मैंने दिवाली वाले दिन भी अकेले अपने कमरे में परहेज का खाना खाया जो मेरे लिए नौकर के हाथों भिजवा दिया गया था। इस बात ने मेरे दिल को इतना सदमा दिया कि मुझे एकदम से न जाने क्या हुआ और बुखार चढ़ गया। मेरे पास पुराना कंबल था जिससे किसी भी हालत में सर्दी कम नहीं हो रही थी। मैंने 2-3 बार नौकर से कहा, मगर वो भी मेरी बात अनसुनी कर देता। मैं समझ सकता था कि घर के नौकर अब किसके हुक्म के इशारों पर चलते हैं, इसलिए मैं खुद ही हिम्मत करके उठा तो सामने से मेरी बहू आ रही थी। मैंने उसे आवाज देकर कहा, बेटी, घर में जो कुछ नए कंबल रखे हुए हैं, अगर हो सके तो मुझे उनमें से एक निकाल कर दे दो। मेरे पास जो कंबल है वो बहुत ही पुराना है और अब शायद हल्का हो गया है। आज मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा ठंड लग रही है और मुझे बुखार भी आ रहा है। बहू ने मुंह बनाते हुए कहा, अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ, जब वापस आऊंगी तो निकाल दूंगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तो तुम नौकर को ही कह दो, वो निकाल देगा। उसे तो मैंने आज ही छुट्टी दे दी है। आज भला त्योहार का दिन है, सबको छुट्टी मिलनी चाहिए, इसीलिए वो कल ही आएगा। ये कहकर वो तुरंत बच्चों को लेकर बाहर निकल गई। जहां गाड़ी में हॉर्न पर हॉर्न बजाता मेरा बेटा उन्हें जल्दी आने के लिए कह रहा था, मैं हक्का बक्का खड़ा का खड़ा ही रह गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ही घर मुझे काट खाने को दौड़ रहा है। कुछ पलों बाद मैं वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगीं। मैंने वही पुराना कंबल अपने ऊपर ओढ़ लिया। सर्दी बढ़ती गई, रात गहरी होती गई, बाहर हवा भी तेज चलने लगी थी। मैंने आंखें बंद की और कंबल को और जोर से लपेटकर सोचने लगा। एक वक्त था जब मैं अपने घर का मुखिया था। आमदनी औसत थी, मगर इस तरह का हाल कभी नहीं था। आज तो दवा के लिए पैसे नहीं, दिवाली पर पुराने कपड़े और सर्दी में फटा कंबल मेरा नसीब बन चुका था। मैंने धीमी आवाज में कहा, हे भगवान, मेरा बेटा भूल गया है कि मैंने उसे कैसे पाला था। मैं बुरी तरह से रोने लगा। अगली सुबह मैं अपने दोस्त के पास गया और उससे कुछ पैसे उधार मांगे। वह हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा कि जिसका बेटा खुद कमा रहा है, उसका पिता आखिर पैसे उधार क्यों मांग रहा है, और फिर पेंशन भी तो मिलती है। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, सच बताओ, आखिर बात क्या है? शायद मैं तुम्हारी मदद अच्छे से कर सकूं। हमदर्दी के 2 बोल सुनकर उसके सामने मैं अपने आंसू नहीं रोक सका, और फिर मैं अपनी बहू के उस घर में कदम रखने के बाद से लेकर अब तक जो भी उस घर के हालात थे, वो मैंने सब उसके सामने खोल कर रख दिए। उसने मेरी बात सुनी तो बड़े ही अफसोस से सिर हिलाया, और फिर उसने अपने घर से एक बहुत ही अच्छी नई रजाई और कंबल निकालकर खुद मेरे कमरे में मुझे छोड़कर आया। लेकिन मेरे कमरे से जाते जाते उसने एक बात बहुत ही पते की कही, संतोष, जब तक तुम्हारी जिंदगी है, अपने इस घर को बेटे के नाम मत करना, वरना वो तुमसे ये छत भी छीन लेगा। जाने क्यों उसकी बात मेरे दिल की गहराई में जाकर बैठ गई। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को ये सुकून दिलाया
कि कुलदीप इस हद तक तो नहीं गिर सकता, लेकिन मैं नहीं जानता था कि अभी मेरे मुश्किल के दिन खत्म नहीं हुए हैं। एक दिन कुलदीप मेरे पास आया। उसके चेहरे पर परेशानी थी, जिसे देखकर मैं भी फिक्र में पड़ गया। मैंने उससे पूछा कि बात क्या है, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों है? तो वो बोला, पापा, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आप ये घर जो कि आपके नाम पर है, वो मेरे नाम कर दीजिए। लेकिन बेटा, तुम ये घर अपने नाम करवाकर क्या करोगे? मैं इसे बेचकर एक फ्लैट खरीदूंगा और बाकी के पैसे मैं अपने नए कारोबार में निवेश करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने मना करते हुए कहा कि मैं ये घर किसी भी हाल में बिकने नहीं दूंगा। मैंने ये घर बड़ी मुश्किल से बनाया है और सबसे बढ़कर इस घर में तुम्हारी माँ की यादें बसी हैं। मैं मरकर तो इस घर से निकल सकता हूँ, मगर अपने जीते जी मैं इस घर को छोड़ने का ख्याल भी दिल में नहीं ला सकता। तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो उनका इंतजाम किसी और तरीके से करो। मेरे सपनों जैसे घर को तोड़कर तुम्हें क्या मिलेगा? कुलदीप के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। पापा, आप हर बात में जिद क्यों करते रहते हैं? मैंने कहा ना कि मैं नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। जमीन गिरवी रखकर मुझे लोन भी मिल जाएगा और मैं एक पॉश एरिया में अपनी जरूरत के हिसाब से एक छोटा सा फ्लैट भी देख चुका हूँ। आपको दिक्कत क्या है? मैंने गुस्से में कहा कि बात दिक्कत की नहीं है कुलदीप, बात उसूलों की है। उसका सबर जवाब दे गया। वो एकदम मुझ पर चिल्लाने लगा, पापा, मकान तो आपको मेरे नाम पर करना ही पड़ेगा। लेकिन कुलदीप, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? कोई जबरदस्ती है क्या? अगले ही पल मैं हैरान रह गया। मेरे बेटे ने, मेरे अपने खून ने मेरा बाजू पकड़ा और मेरे सिर पर जूता खींचकर मार दिया। एक दो नहीं बल्कि कई बार मैं लड़खड़ाकर गिर गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि अभी मेरे साथ क्या हो गया था। सीधी तरह से इन कागजों पर साइन कर दो, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके अंदाज का जहर मेरे दिल पर जाकर लगा। मैं फर्श पर गिर पड़ा था, मगर शरीर से ज्यादा मेरी आत्मा जख्मी हो गई थी। न जाने क्यों मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं आया। मेरी आंखें जैसे पत्थर हो गईं। फिर मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, मगर वहां कोई भी पछतावा नहीं था, सिर्फ गुस्सा और बगावत थी। मैंने टूटे हुए दिल के साथ उठकर कागज पकड़े और कलम हाथ में ली, और फिर मैंने अपनी आखिरी जमा पूंजी, अपना और रागिनी के सपनों जैसा ये घर उसके नाम पर कर दिया। उसने सभी कागजों पर मेरे साइन लिए और फिर खुशी खुशी बाहर चला गया। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल ही उठ गया। मैं चुपचाप उस घर से निकल आया। मैं गेट खोलकर बाहर गली में आ गया और एक आखिरी नजर मैंने अपने घर पर डाली। ये घर अब मेरे लिए पराया हो गया था। मैं झुके हुए कंधों के साथ आगे बढ़ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरी मंजिल क्या है। मैं बस चलता ही जा रहा था और फिर बेहोश होकर मैं ना जाने कहाँ गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक वृद्धाश्रम में मौजूद था। मेरे आसपास मेरे ही जैसे और भी कई सारे बुजुर्ग वहां रह रहे थे। वहां पर हर किसी की कहानी मेरी तरह ही थी। तो मेरे दिल को भी कुछ सुकून हुआ कि इसका मतलब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे दोस्त को पता चला कि मैं यहाँ आ गया हूँ तो वो मुझे लेने के लिए मेरे पास आया, मगर मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया। वो मुझे बहुत समझाता रहा कि मैं चलकर उसके घर में रहूं, पर मैं नहीं चाहता था कि उसका बुढ़ापा भी मेरी वजह से खराब हो जाए। जब मेरे खुद के सगे बेटे ने इस बुढ़ापे में मेरा साथ नहीं दिया, तो फिर मैं क्यों उस पर और उसके बेटे पर बोझ बनूं? मैं नहीं चाहता था कि आने वाले समय में मेरी वजह से मेरे दोस्त को भी कभी ये दिन देखना पड़े। इसलिए मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं यहाँ पर खुश हूँ। कम से कम मैं यहाँ अकेला तो नहीं हूँ। यहाँ कितने सारे मेरे जैसे ही लोग हैं और फिर मेरा गुजारा मेरी पेंशन पर ठीक से हो जाएगा। अभी वहां पर मुझे तकरीबन 1 महीना रहते हुए हो गया था। वहां मुझे ठीक तो लगता था, लेकिन बार बार ख्याल उठता कि जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचा हो। अपने बेटे की धोखेबाजी को याद करके मेरा दिल डूब जाता था। फिर एक दिन हमें बताया गया कि कुछ लोग हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, जो हम जैसे बुजुर्गों के लिए डोनेशन भी देते हैं और हमारी जरूरत का कुछ सामान भी दान करते हैं। जब वो लोग वहां आए तो पता चला कि वो दोस्तों का एक ग्रुप है जो आज कामयाब होकर अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। उनमें से कोई डॉक्टर था तो कोई इंजीनियर और कोई अफसर भी था।
जब मैंने उन बच्चों को देखा तो मेरी आंखें भर आईं। मैं सोचने लगा कि ये भी तो किसी की औलादें हैं। लेकिन देखो, उनके दिल में ना सिर्फ अपने माँ बाप के लिए बल्कि अपने माँ बाप की उम्र के हम जैसे लोगों के लिए भी कितना प्यार और सम्मान है। और एक मेरा बेटा, जिसे अपने खुद के सगे बाप से भी कोई मतलब नहीं। मुझे वो घर छोड़े हुए कितने दिन हो गए, लेकिन उसने आज तक मुझे पलट कर भी नहीं देखा। मेरे घर छोड़ देने से वो तो उल्टा बहुत खुश होगा कि उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं यही सब सोच रहा था कि तभी उस ग्रुप में से एक नौजवान मेरे पास आया और उसने मेरे हाथों पर शॉल रखी। मैंने भरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और शॉल लेकर वापस अपना चेहरा नीचे कर लिया। लेकिन वो नौजवान एकदम से मेरे सामने ही बैठ गया और मुझे ध्यान से देखने लगा। मैं हैरान हुआ कि वो भला मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। उसने एकदम से पूछा, आपका नाम क्या है अंकल? मैंने उसे अपना नाम बताया तो एकदम से उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने अपने साथ आए हुए बाकी दोस्तों को भी आवाज देकर एक एक करके बुलाया। मैं हैरान था कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तभी वो अपने दोस्तों से कहने लगा, तुमने पहचाना? ये हमारे संतोष सर हैं। उसके ऐसा कहने पर मुझे इतना तो समझ आ गया कि जरूर ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, लेकिन किस साल के हैं ये मुझे याद नहीं आ रहा था। फिर उन सबने जब एक एक करके अपने नाम बताया और मेरे साथ बिताई हुई पुरानी बातों को दोहराया तो मुझे सब कुछ याद आ गया। उनसे मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे वही पुराने हंसी खुशी के दिन लौट आए हों। मैं घंटों उनके साथ बैठकर बातें करता रहा। उन्होंने मुझे वहां देखा तो वो पूछने लगे कि आप भला यहाँ इस हाल में अकेले क्यों हैं? उनके जोर देने पर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। काफी देर हो चुकी थी। फिर वो मुझसे बोले कि सर, हम अभी तो जा रहे हैं, लेकिन हम आपसे बीच बीच में आकर मिलते रहेंगे। ये कहकर वो चले गए। लेकिन सच कहूं, उस दिन मैं बड़े दिनों के बाद इतना खुश हुआ था। मुझे अपने शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। मेरे दिल में ख्याल आने लगा कि आज अपने पुराने स्टूडेंट से मिलकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं टीचर था, इसीलिए मुझे अपने इस काम को दोबारा से करना चाहिए। मैंने फैसला कर लिया कि मैं गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाऊंगा। फिर मैंने वृद्धा आश्रम के मैनेजर से बात की और आसपास की गरीब बस्ती के कुछ बच्चों को मुझसे पढ़ने के लिए तैयार किया। पहले तो वो लोग तैयार नहीं थे, लेकिन जब मैंने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया तो कुछ बच्चे तैयार हो गए। फिर तो जैसे मेरा एक रूटीन बन गया। मुझे हर रोज शाम का इंतजार होता जब वो गरीब बच्चे आते और मैं उन्हें दिल लगाकर पढ़ाता। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। मेरे दिमाग में बार बार ये ख्याल आता कि मेरे वे पुराने स्टूडेंट्स जो मुझसे वादा करके गए थे कि मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन इतने महीने गुजरने के बाद भी भला क्यों नहीं आए। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि जब मेरे प्रति अपने कर्तव्य को मेरे बेटे ने नहीं निभाया तो मैं उन बच्चों से क्यों इस तरह की उम्मीद लगाकर बैठा हूँ। वो भी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए होंगे। लेकिन एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पलटकर देखा तो मेरे वही सभी पुराने स्टूडेंट्स दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा कि तुम लोगों ने तो मुझे बहुत महीनों के बाद याद किया। इस पर वो कहने लगे कि आपके लिए जो सरप्राइज हमने सोचा था उसे तैयार होने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया। इसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि जो सरप्राइज हम आपको देना चाहते थे वो देने का दिन आज आ चुका है। मैं हैरान हो गया कि आखिर वो मुझे क्या सरप्राइज देना चाहते हैं। फिर वो मुझे अपने साथ एक जगह पर लेकर गए। उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और जब वो पट्टी हटी तो मैं दंग रह गया, क्योंकि सामने एक खूबसूरत सा 2 मंजिला मकान बना था। आसपास हरियाली थी, पार्क बने थे। वो इलाका काफी अच्छा था। मैंने बच्चों से हैरत से पूछा कि ये घर किसका है, तो वो कहने लगे, सर, ये घर आपका है। ये सुनते ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वो बच्चे कहने लगे, सर प्लीज मना मत करिएगा, आप इसे हम सबकी तरफ से गुरु दक्षिणा समझिए। आज से ये घर आपका है और यहाँ से आपको कभी कोई नहीं निकाल सकता। मैंने पहले तो मना किया, लेकिन उन बच्चों की खुशी देखकर मैं उनका दिल तोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उन बच्चों ने मेरी खातिर पिछले कई महीनों के इंतजार के बाद इस घर को बनवाकर मेरे लिए तैयार करवाया था।
जब मैं उस घर में पहुंचा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं और रागिनी हमेशा से सोचते थे। उस घर के कागज और चाबियां पकड़ाकर मेरे स्टूडेंट्स शाम को वापस लौट गए। मैं भगवान को धन्यवाद कह रहा था कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे स्टूडेंट्स दिए जिन्होंने मेरी इतनी फिक्र की। इसके बाद मैं आराम से उस घर में रहने लगा और वहां भी जो आसपास के गरीब बच्चे थे उनको बुलाकर फ्री में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब मुझे अकेलापन बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था। एक दिन मैं बच्चों को पढ़ा रहा था कि तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा बेटा कुलदीप, मेरी बहू शिवांगी और उसके दोनों बच्चे बहुत बुरी हालत में वहां खड़े थे। मुझे देखते ही वो दोनों मेरे पैरों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे, लेकिन मैंने तुरंत अपने पैर पीछे खींच लिए और उनसे पूछा कि वो यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो कुलदीप ने बताया कि उसने वो मकान बेचकर जो नया कारोबार शुरू किया था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और जिस जगह पर उसने फ्लैट खरीदा था उस फ्लैट की बिल्डिंग को गवर्नमेंट की तरफ से अवैध घोषित कर दिया गया और वो पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई, जिससे उनका सारा पैसा बर्बाद हो गया। वहां का बिल्डर भी देश छोड़कर भाग गया। आज उनके पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं बची है, उल्टा उनके सिर पर कर्ज हो गया है और अब कुलदीप को कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही है। कुलदीप मेरे पैरों में गिरते हुए कहने लगा, पापा मुझे माफ कर दो, मैं घमंड में अंधा हो गया था। शिवांगी भी मेरे पैरों में पड़कर बोली, पापा जी मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी है, लेकिन आज हम आपसे भीख मांगने आए हैं। हमारे सिर पर छत नहीं है, आपके ये पोता पोती बेसहारा सड़कों पर घूम रहे हैं, हमें सहारा दे दीजिए, अपने इस घर में जगह दे दीजिए। ये कहते हुए वो दोनों एक बार फिर से मेरे पैरों में गिर गए। सच कहूं तो उन्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने एक नजर अपने पोते और पोती पर डाली जो उजड़ी हुई हालत में वहां खड़े थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो भूखे हैं। मैंने सबसे पहले उन्हें अंदर बुलाया और भरपेट खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उनके चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखा। कुलदीप की आंखों में शुक्रगुजारी दिख रही थी। वो कहने लगा, पापा आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं जानता था कि इस मुसीबत में सब लोग मेरा साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन मेरे पापा मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और इसीलिए मैंने आपके दोस्त से आपके बारे में पता किया और सीधा आपके पास आ गया। मैं चाहता तो अपने बेटे को दिल से अपना लेता, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया था उसे मैं कभी नहीं भूल सकता था, और ऐसी औलाद को उसका किया हुआ फल वापस करना बहुत जरूरी होता है, वरना जो औलाद एक बार अपने बाप को जूते से मार सकती है वो वक्त पलटने पर दोबारा वही हरकत फिर से कर सकती है। और ये बात मैं कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि अब मेरे लिए मेरी इज्जत मेरी औलाद से भी बढ़कर थी। इसलिए मैंने तुरंत उठकर अपना फैसला सुनाया। मैंने कहा, कुलदीप मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें इस घर में रहने के लिए छत जरूर दूंगा, लेकिन वो छत किराए की होगी। अगर तुम किराया चुकाने के लिए तैयार हो तो बेशक इस घर में रह सकते हो। ये सुनते ही कुलदीप और शिवांगी का मुंह खुला का खुला रह गया। शिवांगी कहने लगी, पापा जी आप हमसे किराया लेंगे? हम तो आपके अपने बेटा बहू हैं। मैं शिवांगी की तरफ पलटा और कहा, बहू जब तुम मुझे मेरे ही घर में स्टोर रूम में रहने पर मजबूर कर सकती हो तो मैं तो फिर भी तुम्हें एक अच्छा खासा कमरा रहने के लिए दे रहा हूँ, और इसके बदले में जो जायज किराया है वो मांग रहा हूँ, तो इसमें भला क्या बुराई है। और वैसे भी बाप बेटे का रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन बेटे ने अपने बाप को जूते से पीटा था। ये सुनते ही कुलदीप और शिवांगी का चेहरा उतर गया। इसके बाद उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कुलदीप ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है पापा, मैं किराया देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बस कुछ वक्त की मोहलत दे दीजिए। जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं आपको किराया देना शुरू कर दूंगा, लेकिन बस तब तक हम पर थोड़ी सी दया कीजिए। मैं इस बात पर हामी भर दी और उन्हें ऊपर वाले पोर्शन को रहने के लिए दे दिया। एक वक्त था जब मेरा बेटा बहू मुझसे बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते थे। मुझे हर वक्त अकेलापन महसूस होता था, और आज वो मुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं उनसे अब कोई भी बात नहीं करता। हाँ, लेकिन सिर्फ अपने पोते पोती के साथ जरूर खेल लेता हूँ।
पर बाकी का वक्त मैं उन गरीब बच्चों को पढ़ाते हुए ही बिताता हूँ जो सच में मुझे दिल से प्यार भी करते हैं और मेरा सम्मान भी। सच कहूँ तो अब मुझे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि मैं अब उन लोगों से उम्मीदें ही नहीं लगाता। मुझे समझ आ चुका है कि हर इंसान को उम्मीद सिर्फ अपने आप से लगानी चाहिए। अगर आप किसी पर हद से ज्यादा निर्भर होंगे तो वो इंसान आपका फायदा भी उठा सकता है, और जो गलती मैं पहले कर चुका था वो अब मैं हरगिज नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ भी भावनाओं में बहकर किया तो फिर ये मेरे उन प्यारे स्टूडेंट्स की बेइज्जती होगी जिन्होंने इतनी मेहनत से मुझे ये घर बनाकर दिया है। कई बार खून के रिश्ते भी धोखा दे जाते हैं, और जो दिल के रिश्ते होते हैं वही असली साथ निभाते हैं। कुलदीप और शिवांगी ने जो बोया है आज वो वही काट रहे हैं। मैंने उन्हें कभी बद्दुआ नहीं दी थी। ये सब कुछ जो भी आज उनके साथ हुआ वो उनके खुद के कर्मों का फल ही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी पिता को वो पल न दिखाए जब उसका बेटा उसके सिर पर जूते मारे, क्योंकि उस पल में एक बाप ही नहीं बल्कि इंसानियत भी मर जाती है। आज कुलदीप अपने लालच और गुरूर में डूबकर सब कुछ बर्बाद कर चुका है, और इसीलिए अब वो एक छोटी नौकरी करने के लिए मजबूर है, जिससे उसका घर का खर्च बहुत ही मुश्किल से चल रहा है। और शिवांगी की अकड़ भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और मैं अपनी पेंशन से और इस घर के अपने नाम पर होने से निश्चिंत हूँ, और अपने कोचिंग के बच्चों को पढ़ाने से जिंदगी के अकेलेपन से भी कोसों दूर हो चुका हूँ। इस कहानी से हमें यही समझ आता है कि माँ बाप को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया उन्हें ठुकराने वाला इंसान आखिर में अकेला ही रह जाता है। लालच और घमंड इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देते हैं, और वो अपने ही रिश्तों की कदर करना भूल जाता है। साथ ही ये भी सच है कि खून के रिश्ते ही हमेशा अपने नहीं होते। कई बार दिल से जुड़े लोग ही असली सहारा बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंसान को अपनी इज्जत और आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब सम्मान बचा रहता है तो जिंदगी फिर से नई शुरुआत करने का मौका दे देती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, हाइप दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका मकसद किसी व्यक्ति, परिवार या रिश्ते को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी के पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर किसी से समानता हो तो वो केवल संयोग मात्र ही है। धन्यवाद।